नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगे ये स्पष्ट है, लेकिन किस सीट से यह अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरिनाथ सिंह यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर योगी को मथुरा सीट से चुनाव लड़ाने की सलाह दी है। पत्र में यादव ने लिखा है कि ब्रज क्षेत्र की जनता की विशेष इच्छा है कि योगी जी भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से चुनाव लड़े। अब मथुरा की तैयारी की तो बात की गई थी, लेकिन अब तो मथुरा की सीट कौन लड़ेगा और वो भी योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे या नहीं, यह प्रश्न काफी अहम माना जा रहा है। अब दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आप हो, सारी ही पार्टियां भी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। और यही हमारा आज का मुद्दा है कि मथुरा की तैयारी की तो बात की गई थी, लेकिन क्या है ये मथुरा विधानसभा सीट से लड़ने की बात कहने के पीछे का रहस्य। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत गढ़वी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से दीपचंद राठौड़, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की ओर से काड़ू वगासिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। प्रशांत जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। मथुरा की तैयारी की तो बात की गई थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने एक लेटर लिखा है नड्डा जी को और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वैसे तो प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की इच्छा है कि योगी आदित्यनाथ उनकी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने ये निवेदन दिया है कि ब्रज क्षेत्र की जनता की विशेष इच्छा है कि वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से ही चुनाव लड़े। देखिए, सबसे पहले तो अगर योगी जी के नेतृत्व में ही भाजपा का ये चुनाव होने वाला है तो अगले मुख्यमंत्री अगर योगी जी हैं तो वो कहीं से भी लड़े मुख्यमंत्री योगी जी बनने वाले हैं, ऐसा भाजपा क्लियर कर दे कि उनका नेतृत्व है, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। संसद ने बहुत ही अच्छा लेटर लिख दिया। जब से अयोध्या मंदिर का ये सुप्रीम कोर्ट से जब भी ये जजमेंट आया हुआ है, तब से हम एक बात सुन रहे हैं कि अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। तो मथुरा के लिए जो भी विवाद चल रहा है, 2-3 बार उसके ऊपर अभी पिटीशन भी की गई थी। लास्ट टाइम हमने देखा कि 6 महीने पहले एक सुप्रीम कोर्ट से भी इसके लिए मांगा गया था कि इसमें सोचना चाहिए। तो मथुरा का विवाद को शांत करने के लिए यूपी को कुछ ऐसा नेतृत्व चाहिए जो ये पॉइंट को आगे रख सके, इसके ऊपर निराकरण कोई कंक्लूजन के ऊपर आ सके। सबसे पहली बात रहा सवाल यूपी की इलेक्शन का, जो हम सुन रहे हैं कि यूपी का इलेक्शन इन टाइम ही होगा। भले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि सोचो, लेकिन इलेक्शन कमीशन 15 जनवरी से की जगह ट्रैवल करके मुझे लग रहा है कि 1 फरवरी से पहले कहीं ना कहीं चुनाव हो जाएगा, 8 या 9 फेज में आएगा। अभी उसके ऊपर अगर आ जाते तो अभी क्लियर कट इलेक्शन का जो माहौल है, बीजेपी वर्सेस सपा हर जगह हमको दिख रहा है। बसपा थोड़ा शांत है, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं साइलेंट चल रही है, किसी के साथ पीछे बैठी हुई है। जिस राजभर भैया ने एक गठबंधन एआईएमआईएम के साथ किया था और 100 से ज्यादा कैंडिडेट खड़े करके 5 साल के सीएम देने का वादा किया था, वो राजभर भैया ही कहीं किसी के साथ बैठ गए हैं। अगर मैं उसके वोट शेयर की बात करूं तो यूपी में कोई भी पार्टी ट्रायंगल होता है तो कोई भी पार्टी को इलेक्शन जीतना है तो 35% वोट शेयर चाहिए, जो आज की तारीख में 22% बीएसपी और सपा के पास और बीजेपी के पास 30% था लास्ट टाइम, 30 से थोड़ा ज्यादा। तो ये ट्रायंगल के बीच में बसपा के पास अभी ये लास्ट चांस है, क्योंकि अब इसके आगे अगर कुछ पॉजिटिव मूवमेंट नहीं आती है, उनका कहीं परफॉर्मेंस नहीं आता है, तो मायावती क्या करेगी। और उसकी सेकंड कैडर इतनी मजबूत नहीं है जितनी अखिलेश के पास भी है। और अखिलेश की रैली में हम देख रहे हैं, अखिलेश यादव की रैली में जिस तरीके से जनमेदनी आती है, बीजेपी वर्सेस सपा है। एक टाइम पे हमारे पास भी सर्वे आया था कि कहीं ना कहीं सपा ऐसा बोल रही थी कि बीजेपी का इतना बड़ा वो पॉजिटिव मूवमेंट है कि हम 3 डिजिट में आए तो अच्छा है। लेकिन पिछले 2 महीने में जिस तरीके से सभाएं हो रही है, जिस तरीके से पूरी रैलियां चल रही है, सपा कहीं ना कहीं 125-150 सीट के करीब आ चुकी है। तो अभी उनके पास स्विंग करने के लिए बहुत ही कम मार्जिन है। उसी तरह जिस तरीके से मोदी जी यूपी का पूरा दौरा कर रहे हैं, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस दे रहे हैं, काशी विश्वनाथ की बात हो गई है, हिंदुत्व की बात चल रही है जी। मुख्य मुद्दे कहीं बाजू पे है, बेरोजगारी की बात नहीं है, महंगाई की नहीं है,
बट यूपी को उत्तर प्रदेश से एक पूरा धार्मिक रुख दिया जा रहा है। तो बीजेपी के पास हिंदुत्व का बड़ा मुद्दा है, मोदी जी है, वाराणसी है, बनारस और योगी जी है। इन सब के कंधे पे ये पूरा इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो अभी यूपी की जनता को तय करना है कि ये धार्मिक लड़ाई लड़नी है, मथुरा काशी ही करना है, कि बाकी जी छोटे छोटे मुद्दे जो हमारे अहम मुद्दे हैं, जिसके ऊपर हमको रहना है, यूपी में आगे बढ़ना है, उसके बेसिस पे ये काम करके विकास है, जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉ एंड ऑर्डर है, और बाकी की सारी समस्याएं वहीं की वहीं है, हमको भी सुनते आए हैं। तो अभी यूपी की जनता को तय करना है कि इसको कैसे आगे ले जाया जाए। जी बिल्कुल। ज्योति जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में जहां सियासी पार्टियां एक तरफ कहीं ना कहीं कोई भी मौका नहीं छोड़ रही कि कैसे जनता को आकर्षित किया जाए या कौन से ऐसे मुद्दे लाया जाए कि जनता सारे ही दूसरे मुद्दे को भूलकर उन्हें वोट दे, वहां पर ही अब देखा कि राज्यसभा के सदस्य का लेटर लिखना हुआ। उन्होंने कहा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे यह लेटर लिखने के लिए प्रेरित किया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि ब्रज क्षेत्र की जनता की भावनाओं का ख्याल रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संपूर्ण कलाधारी भगवान श्री कृष्ण की नगरी से प्रत्याशी घोषित करने पर विचार करें। यानी उन्होंने ये जो शब्द का प्रयोग किया है, सबसे पहले तो देखिए, इलेक्शंस आते हैं तो तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, तरह तरह के निवेदन आते हैं, कुछ विवादास्पद भी होते हैं, कुछ निर्णयात्मक भी होते हैं। तो अब जब यूपी में इलेक्शन में मतलब इलेक्शन की गर्माहट शुरू तो हो ही चुकी है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक रुख साफ नहीं किया, लेकिन सबको पता है कि इलेक्शन तो होंगे और इसीलिए सब पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो ये निवेदन भी उसी का एक भाग है, इस तरह से मैं देख रही हूँ। क्योंकि मथुरा की जनता क्या चाहती है वो सर्वे किसने किया? कोई ऑथेंटिकल सर्वे तो है नहीं, इन्होंने जी लिखा है। लेकिन हाँ, मथुरा क्योंकि अयोध्या का मुद्दा सॉल्व हो चुका है और अब मथुरा का लाइमलाइट में लाना है, इसीलिए मथुरा का उल्लेख किया गया है। क्योंकि जैसे प्रशांत जी ने कहा कि उन्हें जब भावी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है जी भाजपा की तरफ से, तो उन्हें तो ऐसी सीट दी जाएगी जहां से उनकी जीत निश्चित हो। तो वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बात मथुरा को लाइमलाइट में लाने वाली बात है। जी और यूपी में अभी जिस तरह के विकास के मतलब एक्चुअली दो चीजें बहुत इस इलेक्शन को इफेक्ट करेगी, और वो है कि एक तो कोरोना काल में जो केओस हुआ और जितने मतलब मृत्यु हुए, एक्चुअली मृत्यु होना कोई वो नहीं था, लेकिन इन्हें छिपाना और उनके आंकड़ों को कम बताना ये नाराज कर गया है लोगों को। और जी दूसरे है ये किसान आंदोलन और लखीमपुर की घटना, क्योंकि जी कहीं पे भी योगी जी का स्टैंड नजर नहीं आया न्याय की तरफ। तो ये चीजें जनता समझती है, लेकिन जिन मुद्दों पे अभी इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, जैसे देखते हैं कि जहां जिस स्टेट में इलेक्शन आना होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी के दौरे और योजनाएं सब वहां पे उस स्टेट की तरफ मुड़ जाते हैं। जी पिछले वर्ष बंगाल की तरफ थे, इस वर्ष यूपी की तरफ है, जो भी बड़े स्टेट्स होते हैं। क्योंकि वैसे देखिए तो इस वर्ष 5 स्टेट में इलेक्शन आने हैं, लेकिन अभी चूंकि यूपी एक बड़ा स्टेट है जी और वो तय करता है, इसलिए अब उनके दौरे वहां पे योजनाओं की घोषणा करना पड़ गया है। लेकिन जनता को समझना है कि सिर्फ घोषणाएं तो हर पक्ष करेगा, इसको यथार्थ का जामा कौन पहना सकता है? तो जनता तय करेगी। एक्चुअली मैं तो कह रही हूँ कि यूपी की जनता इस इलेक्शन से तय करेगी कि फिर मुद्दों में धार्मिक मुद्दे रखे जाए या नहीं दूसरे जी इलेक्शंस में। जी अगर बिल्कुल। यहाँ पे धार्मिक मुद्दों पे जीत होती है तो फिर दूसरे पक्षों पूरी राजनीति को यह संदेशा जाएगा कि धर्म के मुद्दे अभी भी चल सकते हैं, तो विकास के मुद्दे साइड पे हो जाएंगे। तो अगर देश में असली विकास करना है तो इन मुद्दों को तो जाकारा देना ही चाहिए। तो धार्मिक मुद्दे अभी साइड पे हो जाए वो ज्यादा बेहतर है। जी तो जनता को तय करना पड़ेगा अब।
जी बिल्कुल, आपकी और दीपचंद जी आना चाहूंगी। योगी आदित्यनाथ मथुरा की सीट से लड़े, ये मांग तो उठी है। अब मथुरा विधानसभा की बात करें तो मथुरा विधानसभा सीट पर सर्वाधिक 9 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी, 1 बार जनता पार्टी और 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार की मतलब कब्जा रहा है, उनकी जीत हुई है। और 2017 की बात करें तो बीजेपी ने मथुरा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। क्या लगता है, क्या यही एक कारण है कहीं ना कहीं सपा की भी जिस तरीके से रैली बढ़ती जा रही है, तो क्यों ना मथुरा को वैसे तो चुनने के लिए काफी अहम है कि मथुरा का श्री कृष्ण जन्म विवाद भी है, और दूसरी ओर के बीजेपी की सेफ सीट भी कौन सी है कि जहां पर हम जीत हासिल कर सके, और कौन सी सीट जहां पर शायद लोग सपा या और किसी पार्टी को चुनना बेहतर नहीं मानते। आज उत्तर प्रदेश की जनता, 26 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री इतने असहाय कि उन्हें फोटो लगाकर ही साबित करना पड़ा कि सब चंगा ही चंगा है। और एक तस्वीर जी आपने देखी होगी, पहले 15-20 दिन पहले एक तस्वीर आई थी जिसमें मोदी जी ने उनके कंधे पे हाथ रखा था, एक तरफ बाएं एक तरफ दाएं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल है उन्होंने वो फोटो सही नहीं लगाया। मुझे तो दुख इस बात का है कि वो संत समाज से आते हैं। और दूसरी बात, प्रसाद मौर्य, उन्होंने जी थोड़े दिन पहले ही ये कहा था कि कमल के ऊपर चुनाव लड़ेंगे मोदी, योगी के नाम पर, और उनके चेहरे पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं उनके खुद भारतीय जनता पार्टी के 200 विधायक संसद में खड़ा होकर धरना देते हैं और खुलकर बोलते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य, वीएस योगी और वीएस संघ के बीच में सही तालमेल नहीं है। मुझे तो दुख इस बात का है कि वो संघ समाज से आते हैं, उन्हें बताना पड़ता है कि मेरी कुर्सी बची हुई है। अब आप कह रहे हो कि ये भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्व पार्टी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की धरती इतनी शर्मसार हो चुकी है कि अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में ऐसा काम हुआ कि आज से पहले भ्रष्टाचार चरम सीमा को भी पार कर चुका है। कुंभ का हो भ्रष्टाचार, चाहे अपना अयोध्या भ्रष्टाचार हो। इन्होंने 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 8-8.5 करोड़ के अंदर खरीदी। और अयोध्या पति पुरुषोत्तम भगवान की राम का नाम पे जो वचनों की मर्यादा, त्याग और नैतिकता है ना, उस पे इन्होंने मतलब लोगों ने वोट दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने वो हिंदू और हिंदुत्व वाली राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जी उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है जो उनके जमीनी स्तर के जो मतलब जी बेरोजगार की बात कर रही है, भुखमरी की बात कर रही है, कमर तोड़ महंगाई की बात कर रही है, किसानों की शोषण की बात कर रही है, राष्ट्रीय धरोहर और संपत्ति को बेचने की बात कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों की खिलाफ आवाज उठा रही है। लेकिन कोई भी पार्टी, आप चाहे बीएसपी को देख लो, चाहे एसपी को देख लो, चाहे आम आदमी पार्टी को देख लो, तो कोई आवाज उठा रही है मुखर तौर से, तो वो है कांग्रेस पार्टी। और मैं बताना चाहूंगा कि आपको अपनी विफलताओं की ढाल बना के जब मोदी जी और योगी जी भारतीय जनता पार्टी लगातार धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक ये उनको बढ़ावा देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं ये दिखाना तक की कोशिश करते हैं कि भाई हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इतना गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आने वाले जो चुनाव है 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि हमें वोट किसको देना है, हमें अपने विकास को वोट देना है। जो विकास की बात करता है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, साथ सबका विकास। हम अगर विकास के बाद अगर इन्होंने विकास करा होता तो धर्म के ऊपर वोट नहीं मांगते जलपा जी। जी कालू जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर यूपी चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं और मथुरा की बात कर रहे हैं, तो मथुरा में तो ये देखा गया कि सपा हो, बसपा हो, या वहां पर आरएलडी को अगर हम बड़ी पार्टी के तौर पर भी देख ले तो वहां पर उन्हें कभी भी मथुरा सीट से जीत नहीं मिली। दूसरी ओर बात करें तो आम आदमी पार्टी भी इस बार उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जमीन तराश रही है। और केजरीवाल के लखनऊ दौरे की बात करें तो उसमें आयोजित महारैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी पर केजरीवाल जी ने हमला बोल दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से कोविड-19 महामारी के दौरान योगी सरकार ने कोविड-19 का प्रबंधन किया था, उससे पूरे दुनिया में उनकी थुथु हुई। और पूरी दुनिया में अगर कोई एक ऐसा राज्य है जहां सबसे बुरा कोरोना का प्रबंधन हुआ हो तो वो उत्तर प्रदेश है। और उन्होंने यहाँ पर नहीं अटके, उन्होंने ये भी कह दिया कि 5 साल में शमशान बनाए और वहीं लोगों को भेज दिया। जाहिर सी बात है, जब हरनाथ सिंह बीजेपी एमपी है, वो कह रहे कि लॉर्ड कृष्णा हैज इंस्पायर्ड मी टू राइट दिस लेटर टू जेपी नड्डा,
अपने पार्टी के अध्यक्ष को ये लेटर लिखने के लिए उसको श्री कृष्ण भगवान ने इंस्पायर किया, ऐसा लिख रहे हैं। तो मुझे एक सवाल होता है कि हरनाथ सिंह जैसे जो एमपी है भारतीय जनता पार्टी के, उसको कभी लॉर्ड कृष्णा या लॉर्ड श्री राम ने कभी ऐसा इंस्पायर किया कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको सुधार दिया जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्कूल की व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाए, उत्तर प्रदेश में जो गैंग रेप की घटनाएं आए दिन होती है उसमें कुछ पाबंदी आनी चाहिए, उसे कंट्रोल होना चाहिए, ऐसे कभी इंस्पायर किया? उसे इंस्पायर्ड होता है भगवान श्री कृष्ण करते हैं या श्री राम करते हैं? तो इंस्पायर करते अपने अध्यक्ष को लेटर लिखने के लिए कि योगी को यहां से लड़ाइए। क्या जरूरत है? योगी अगर इतना ही विकास किया है उत्तर प्रदेश में, कहीं से भी लड़ ले, गोरखपुर से लड़ ले भैया, वाराणसी से लड़ ले, मथुरा से लड़ ले, कहीं से भी लड़ लो आप। आपको पर्टिकुलर सीट की क्यों जरूरत है? और भगवान आपको सपने में ऐसा क्यों कहते हैं कि यहीं से लड़ाना चाहिए उसको? खास बात यह है कि जब 2017 का चुनाव था तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की नाकामयाबियों को गिनाते हुए चुनाव लड़ा था। इस बार गेंद उल्टी है, अब उसको विकास को गिनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को 2022 में चुनाव जीतने के लिए जो अपना विकास किया है पिछले 5 साल में, वो गिनाना चाहिए। कोरोना के अंदर जो अच्छा काम किया उसको गिनाना चाहिए, लेकिन है नहीं कुछ गिनाने के लिए। आप देखो कोरोना काल में गुजरात से हो या महाराष्ट्र से हो, बिहार से, सब जगह से वहां पर लोग जा रहे थे और कितना परेशानी हुई आपको मालूम है। उत्तर प्रदेश की जनता पूरे भारतवर्ष में आपको रोजगार के लिए घूमती फिरती नजर आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर रोजगार की व्यवस्था नहीं है। इतनी सारी सरकारें गई और आई, सभी ने दावा किया, लेकिन हकीकत में रोजगारी मिली नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल पूरे एक्सपोज हो गए, गुजरात के भी हुए, उत्तर प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल पूरे एक्सपोज हो गए। इसमें कोई विकास के नाम पर क्या चुनाव लड़ा ही नहीं जा रहा। आप मुझे एक स्टेटमेंट बता दो जहां पे योगी जी स्कूल की, अच्छी स्कूल की बात कर रहे हो, अच्छे एजुकेशन की बात कर रहे हो, अच्छे हेल्थ सिस्टम की बात कर रहे हो, तो किस नाम पर आप चुनाव लड़ रहे हो? लोगों को मथुरा या अयोध्या से लड़े उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आपको मैं ये भी बता दूं, 2012 के बाद चाहे मायावती हो, अखिलेश यादव हो या खुद योगी जी हो, किसी ने चुनाव नहीं लड़ा विधानसभा का। सब विधान परिषद से एमसी होकर, विधान परिषद से सदस्य होकर इलेक्ट हुए हैं। किसी ने चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी वो मुख्यमंत्री बन गए। तो इस बार भाई योगी जी को क्यों लड़ने की जरूरत है? क्योंकि उसको मालूम है इस बार वो हार रहे। मैं बता, सपा ने इस बार जाहिरात किया है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो किसकी कॉपी है? आम आदमी पार्टी की कॉपी है। ये प्रियंका गांधी ने अभी अनाउंस किया कि वो लड़कियों को स्कूटी देंगे। आपकी सरकार है राजस्थान में भैया, आप स्कूटी दे दो ना वहां पर, क्यों नहीं दे रहे हो? अरे भाई दे दो। दीपचंद जी आपकी ओर आती हूँ। सपा अभी जो कॉपी मारे वो भी आम आदमी पार्टी का वो कॉपी है। 300 यूनिट बिजली फ्री देना, ये राजनीति की शुरुआत, ये लोगों के भलाई की शुरुआत किसी पार्टी ने की तो वो आम आदमी पार्टी ने की है भैया। रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, एक मिनट। बोला कि प्रियंका गांधी जो कह रही है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसके कर्नाटका के विधायक लड़की और औरतों के बारे में, लेडीजों के बारे में क्या बयान देते हैं विधानसभा में? वो हमने और आपने सबने चुना है, डिबेट भी कर चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हकीकत के मुद्दे, जमीन लक्ष्य मुद्दे हैं, उसके पर कोई बात नहीं कर रहा। और भी आएंगे दीपचंद जी, आपकी ओर 2022 में दीपचंद जी आपकी ओर आती हूँ, उन्हें बोल लेने दीजिए, आपकी ओर आती हूँ। कोरोना की जो निष्फलता हो योगी जी के शासन के अंदर, उसकी बात होनी चाहिए। जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो हो गया है उसकी बात होनी चाहिए। योगी जी कहते हैं हमने माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। माफिया की संपत्ति पर आपने बुलडोजर जरूर चलाया, लेकिन बीजेपी के खुद के माफिया कितने पैदा हो गए यूपी के अंदर, वो भी तो आप गिनाइए। पूरा विफल हुए हैं। सपा जो भी कह रहा है उसको भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है कॉपी करनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पूरे भारतवर्ष में जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है और आम आदमी पार्टी का शिक्षा और एजुकेशन और हेल्थ का जो मॉडल है, बिजली फ्री देने की बात हो, पानी फ्री देने की बात, वो अपनाना पड़ेगा। आप देख लो कितने, पंजाब देख लो, अभी यूपी देख लो, कितना बड़ा स्टेट है, वहां पर भी अगर बिजली फ्री में देने की बात हो रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि यहां पर बिजली मिल भी नहीं रही। अभी पूरी 24 घंटा बिजली मिल भी नहीं रही। कितने गांव ऐसे हैं जहां पर इन इंटरप्रेट बिजली ही नहीं मिल रही, तो आप कैसे फ्री देंगे? तो पहली बात है, सपा ने भी राज किया है,
वहीं पर मायावती ने भी राज किया, कांग्रेस में सभी ने राज किया, लेकिन यूपी की हालत हम सब जानते हैं। योगी जी को मथुरा बथुरा सब छोड़ देना चाहिए। योगी जी को ये अनाउंस करना चाहिए, मुझे आप जहां से भी चुनाव लड़ाएंगे मैं लड़ने को तैयार हूं। और ये हरनाथ सिंह जैसे जो जिसको भगवान श्री कृष्ण सपने में आकर इंस्पायर करते हैं, उसको भी कहना चाहिए कि मुझे भगवान श्री कृष्ण और राम ने इंस्पायर किया है कि यूपी के हर एक जिले में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज खोली जाए, मेडिकल कॉलेज खोली जाए, गांव-गांव में अच्छी अद्यतन स्कूलें खोली जाए। ऐसा इंस्पायर करो, ऐसा लेटर जेपी नड्डा जी को लिखना चाहिए। वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, खाली का खाली राजनीति करने के लिए अभी ऐसे सब स्टेटमेंट आएंगे। वो बोलेंगे हम वाराणसी में काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाएंगे, अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। कालू जी, ऐसे बात तो ये स्टेटमेंट चल से रही थी जनता कि का कहीं ना पेट नहीं कहीं भरने सबके वाला। साथ भी भगवान के प्रति सभी को गठबंधन आस्था बीच में होती करने है। वाली थी आम आदमी पार्टी। क्या बीच में आम आदमी पार्टी सपा के साथ भी तो गठबंधन में कहीं ना कहीं नजर आने वाली थी, सपा बातचीत के भी साथ चल हमारा रही थी। गठबंधन होता है, वो अभी बात होगी। अभी इलेक्शन का माहौल बनेगा, गठबंधन हो भी सकता है। मैं सपा का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि सपा जो आज राजनीतिक ऐलान कर रही है 300 यूनिट बिजली फ्री का, 10 साल पहले किसने सोचा था कि भारत के अंदर किसी को बिजली फ्री में मिल सकती है? ये आम आदमी पार्टी की देन है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, गुजरात में चुनाव आएंगे इस साल, तो यहां पर भी ऐसे वादे किए जाएंगे, लेकिन प्रूव जिसने किया उसकी बात जनता मानती है। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर बिजली फ्री करके साबित किया है। हम स्कूटी देने जैसा लुभावने वादे नहीं कर रहे, हमने दिल्ली में मॉडल बनाया है, इसलिए हम खुला होकर बोल सकते हैं कि ये हमने दिल्ली में करके दिखाया है। पंजाब में भी करेंगे, यूपी में भी करेंगे और गुजरात में भी करेंगे। तो करना अलग बात है और अनाउंस करना अलग बात है। पंजाब का कांग्रेस का बहुत सारे स्टेट में अभी शासन चल रहा है, वहां पे स्कूटी दे दीजिए, कम से कम साइकिल तो दे दीजिए। किसने रोका है भैया? जी दीपचंद जी, आप कुछ कह रहे थे जी। मैं बताना चाहूंगा जलपा जी, अभी कालू भाई ने जो अपने आम आदमी की जो उपलब्धि ना, आपको बताता हूँ कि आपके जो सीएम केजरीवाल ने उत्तराखंड में बोला कि मैंने 10 नौकरियां दी है, जबकि आरटीआई से खुलासा 60 नौकरियां मिली है। पहली बात। दूसरी बात, जब दिल्ली के अंदर आप मंत्री 2013, 2015, 2020 के अंदर उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र बनाया था कि 22,000 गेस्टों को मैं पक्का करूंगा, जो आज तक पक्का नहीं हुए। आपने बोला कि हमने विकास करा दिल्ली में, हमने बिजली फ्री दी। अरे भाई, बिजली फ्री दी तो आपने सब ये पीछे से, ठीक है। आप मुझे एक वो बता दो कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ नींव रखी है, ये प्रॉपर्टी बनाया, ये स्कूल हमने बनाया है। मैं अरे भाई, ये 70 साल कांग्रेस की देन है। आपने 7 साल में सब कुछ कर दिया। कि कांग्रेस ने क्या करा आप बताइए मुझे 70 साल में, जब सभी आपने करा है। आज आप जो बोल रहे हो ना कि जो जुमला दे रहे हो, पंजाब के आधार पर युवाओं को बांटेंगे, आप दिल्ली में कितने बांटे? जब कांग्रेस ने स्कूलें बनाई थी, आप बोल रहे हो कि उसकी बनाई हुई, कितने लोग आईआईटी में सिलेक्ट होते थे? कितने दिल्ली की गवर्नमेंट की स्कूल आईआईटी में उसके छात्र सिलेक्ट होते थे? कितने रैंक आते थे? आप बता दीजिए। आप एजुकेशन का सिस्टम का स्तर बता दीजिए ना दिल्ली का। पहले कितने लोग सिलेक्ट होते थे? कितने छात्र छात्रा है आईआईटी में एडमिशन ले पाते थे और अभी कितने ले रहे? आप बताइए ना। पहले सरकारी स्कूल का कितना रैंक आता था? कितनी स्कूलें रहती थी और अब कितनी रहती है? आप बताइए ना। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। पूरी दुनिया मानती है एजुकेशन सिस्टम अगर किसी ने मजबूत बनाया तो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने बनाया है। आप उसमें मत पड़िए, आप उसमें मत पड़िए बिल्कुल। आप यूपी में आप अमेठी हार चुके हो, राहुल गांधी अमेठी हार गए। आप जरा सोचिए, उसकी परंपरागत सीटें भी हारनी पड़ रही है। आपके सबसे बड़े लीडर को हारनी पड़ रही है। तो आपको मनोमंथन करना चाहिए। आपका अपोनेंट, सबसे बड़ा अपोनेंट बीजेपी है और आप मेरे से लड़ रहे। ये भले ही मुद्दा उत्तर प्रदेश का है, पंजाब का असर देखा जा रहा है। पंजाब के वही मैं बात कर रहा हूँ ना, जो दिल्ली में हुआ है तो पंजाब में कर रहे हैं और आप भी तो उसमें लगे वो कॉपी मारने के लिए। लेकिन जनता सब जानती है आपकी पार्टी के अंदर अगर वोट देने से कोई बिकता नहीं, वैसी बात ही नहीं है। आपका आदमी बिक जाए, चंडीगढ़ में भी बिक रहा है आपका आदमी। चंडीगढ़ कॉर्पोरेशन के अंदर भी आपका आदमी बिक गया है, जीता हुआ सदस्य बिक गया है। आप क्या बात कर, आपको वोट कैसे देंगे लोग जब आपका आदमी
लोगों का वोट लेकर ही बिक जाता है, तो उसको वोट देने का मतलब ही क्या है? गुजरात की जनता देख चुकी है, अभी चंडीगढ़ में फिलहाल हाल ही में हुआ है, और पंजाब में भी ऐसा ही होगा अगर 2-3 एमएलए आपके जीत गए तो वो भी जाने वाले हैं। आपके- ठीक है, आपकी मुद्दा विश्वसनीयता पंजाब का भी नहीं है और ना ही आपको मनोरंजन दिल्ली का करना है। चाहिए। यहाँ पर आम ये आदमी बात तो पार्टी स्पष्ट है की बात कि करें, जहाँ उससे पर लड़ने जो का जो कोई सत्ता मतलब नहीं है, स्थान में दीपचंद आएगा जी। वो कहीं ना कहीं डेवलप करेगा, और आगे की जो भी पार्टी वहां पर सत्ता में आएगी वो उसे और ज्यादा डेवलप करेगी या उसे रन करने का काम करेगी। प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर यूपी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मायावती जो है वो गुम नजर आ रही थी। दीपचंद जी आपकी ओर भी आएंगे, दीपचंद जी आपकी ओर भी आएंगे, दूसरे भी गेस्ट है, दीपचंद जी आपकी ओर भी आएंगे। प्रशांत जी, यहाँ पर मायावती कहीं ना कहीं पहले गुम नजर आ रही थी और फिर वो सामने आई। उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया और उन्होंने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की नकल करने में भरोसा नहीं करती, बल्कि अपनी पार्टी के लोगों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान में रख के सूझबूझ के साथ हम काम करते हैं। अगर मैं इन पार्टियों की तरह नकल करके आए दिन अगर मैं रैली करने लगी, जनसभाएं करने लगी, तो फिर मेरे लोग चुनाव के समय में रैलियों के लिए आर्थिक बोझ नहीं उठा पाएंगे। और क्योंकि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, नहीं कि पूंजीपति या धना सेठों की। क्या कहेंगे मायावती का स्टेटमेंट? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि मायावती के लिए ये एक लास्ट मौका जैसा है, क्योंकि उसकी दाल गली नहीं। अब देखो ना, 2012 में सपा और फिर बीजेपी, और मायावती के बाद सेकंड कैडर उसका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसके पास 22% वोट शेयर जो उसका है वो बहुत ही फॉर्म एंड सिक्योर है, क्योंकि उसके पास उसकी जाति आधारित वोट शेयर है। जिसलिए उसने ये पक्ष खड़ा किया है उसकी जाति के आधारित, वो बिछड़ों का, गरीबों की जो बात करी है, वो मतलब बैकवर्ड क्लासेस की उसके पास वोट शेयर है, तो वो श्योर शॉट है। और इसीलिए वो अभी तक वो चुप थी, अभी भी चुप रहेगी। उन्होंने देखिए सभा भी बहुत कम की है। जिस तरीके से सभा और रैली बीजेपी और सपा की चल रही है और प्रियंका गांधी की चल रही है, उतनी मायावती की नहीं चल रही है, क्योंकि उसके पास वोट शेयर फिक्स है, उतना उसके पास रहने वाला है। भी वो जहां चाहे, और हो सकता है कि बीजेपी और सपा की अगर फाइट ज्यादा चलती, आगे जाके कुछ भी ऐसा हुआ कि बीजेपी को गठबंधन की जरूरत पड़ी, तो मायावती जी गठबंधन में उसके साथ बैठ सकती है। ये थोड़ा भी इलॉजिकल नहीं है ये जी चीज, और इसीलिए अभी वो शांत चल रही है, बीजेपी के विरुद्ध कम बोल रही है कि कल उठ के उसको उसके साथ बैठना पड़े। पहली बात। दूसरी बात, मेरे ये दोनों मित्र यहाँ पर झगड़ रहे हैं, कांग्रेस और आप। हम चर्चा कर रहे हैं यूपी की। यूपी में अगर हायरार्की देख लो तो बीजेपी, सपा, बसपा, फिर जाके कांग्रेस आती है। 2017 के रिजल्ट भी आप देख लो तो कांग्रेस सिंगल डिजिट में है। अलग बात है उनका गठबंधन था, बट फिर भी वो सिंगल डिजिट में है। उससे ज्यादा तो बीजेपी की अपना दल को मिला। अपना दल जो है बीजेपी का गठबंधन, उसको ज्यादा सीट मिली हुई है, वोट शेयर भी कम हो गया है। आम आदमी पार्टी अभी अपनी जमीन बना रही है, बना नहीं किया है। तो ये जो भी मुद्दे आप यहाँ लोग बोल रहे हो, यूपी के जनता के माइंडसेट में न तो आम आदमी पार्टी में दिख रही है, न कांग्रेस दिख रही है। मैं तो एकदम ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस में भी प्रियंका गांधी ने लड़ाई थी, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% देने की बात है, बट 7 सीटों से सरकार बनाना, 201 सीट पे जाना, 403 है, 203 सीट चाहिए। तो जो मैजिकल फिगर है, 7 सीट से मैजिक फिगर तक पहुंचने के लिए जो रणनीति है, उसमें क्या ये 40% लड़कियां काम करेगी? मतलब 40% लड़की को टिकट देना वो रिजल्ट की ओर ले जाएगी? तो नामुमकिन है। तो कैसे पहुंच पाएगी? उसके लिए कोई और एक्स्ट्रा लेवल की जो रणनीति बनानी है, वो कहीं लेकुना और गैप दिख रहा है। अभी क्लियर कट लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच में है, वो दोनों के बीच में से ये सबको निकलना है। क्या कर सकते हैं उनको देखना है, क्योंकि वो न जमीन बना पा रहे हैं, ना वो माइंडसेट जीत पा रहे हैं। हम हर जगह पर मैं देखता हूँ, और ये सबके बीच आप मुद्दे देख लो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर गन्ने की जी खेती ज्यादा हो रही है, गन्ने का मुद्दा वो बहुत ही बड़ा है। किसान आंदोलन, बीजेपी के होम मिनिस्टर अमित मिश्रा, मिश्रा जी, सॉरी, आशीष मिश्रा, उनका जी जो अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने जो लखीमपुर की घटना बनाई, तो ये सब चीज के बीच में किसानों की बात, बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात, बाकी और मतलब कुछ ऐसे भी वर्ग है जिनको आज कहीं भी समाया नहीं गया है। तो ऐसे काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं। वो इश्यू को कौन हैंडल करेगा, वो इश्यू को कौन हाथ में लेगा, वो इश्यू को लेके आगे कौन जाएगा? वो अभी सिर्फ राजनीतिक रैलियां हो रही है, पॉलिटिकल बातें हो रही है। तो ग्राउंड लेवल की अच्छी और सच्ची बात मैं कहीं दिख नहीं पा रहा हूँ। बीएसपी की आपने बात की, तो बीएसपी ने एक टाइम था जब ऐसा बोला था, तिलक, तराजू और तलवार, उनको मारो गोली चार। और आज की तारीख में वो बोल रही है
ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु और महेश है। तो जातिगत जी वापिस वो आ गए कि जिसको पता था कि मेरा पिछड़ा वर्ग है, वो ब्राह्मण समाज के लिए सम्मेलन करने लगी और उन्होंने पूरा कैलेंडर बनाया। टीएसपी के जी कैलेंडर को सीख के सपा ने कैलेंडर बनाया। 18% मतलब ब्राह्मीण वोट है, 18% मुस्लिम वोट है, बाकी रहा 54% ओबीसी वोट। तो ओबीसी और ब्राह्मण जिसके साथ बैठेगा वो सरकार बनाएगा। आज की तारीख में एम वाई मुस्लिम यादव जिसको एम वाई बोलते हैं, उसके 3 अलग अलग बंटवारा हो चुके हैं। एम वाई वो ओवैसी में भी जा सकते हैं, सपा में भी जा सकते हैं। जी सपा का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उनके जो काका शिवपाल यादव जो लोकसभा में उनके सामने थे, जी आज उनके साथ बैठे हुए। तो एम वाई मतलब मुस्लिम यादव, एम वाई मतलब मोदी योगी, एम वाई मतलब महिला युद्ध। और ये सबके बीच में मतलब क्या है, इसको आप कैसे लोगे वो हम सबको देखना है। तो कौन किसको सपोर्ट करता है, ये पूरा इलेक्शन बहुत ही अलग माहौल से जा रहा है। हम भी इच्छते हैं, हमारी भी ऐसी विश है कि इतना अच्छा मतलब पॉलिटिकल ड्रामा बने, पॉलिटिकल एक एटमॉस्फेयर बने कि जी सब लोग विकास के लिए बात करें, सब लोग यूपी की जनता की चिंता करें, ना कि सिर्फ एक लेवल पे सिर्फ जातिगत और धर्म के नाम पे लड़ाया जाए। जी बिल्कुल। ज्योति जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर यूपी की बात करें तो यूपी बलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत सारे ही विपक्ष पर जमकर वो बरसे। उन्होंने ये कहा कि अखिलेश द्वारा भगवान परशुराम की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया उसमें कटाक्ष रूप उन्होंने कहा कि भगवान राम का नहीं हुआ वो परशुराम का क्या होगा। कार सेवकों पर गोली और कांवरियों पर लाठी बरसाने वाले अब राम का नाम अलापने लगे हैं। ऐसा है कि भाजपा हिंदू धर्म पर सिर्फ अपना और अपना ही हक समझने लगी है शायद, और इसीलिए जब उनकी कोई कॉपी दूसरा पक्ष करने जाता है वो तंज कसने के मूड में आ जाते हैं उनके नेता। हिंदू धर्म सबका है, कोई किसी पक्ष का नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति का है। ऐसे ही देश भी सबका है, सिर्फ एक पक्ष के समर्थकों का नहीं है। ये समझने वाली बात है और जी एक्चुअली स्वीकारना भी चाहिए, लेकिन अब वो स्वीकृति कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, सहिष्णुता कम होती जा रही है। उन्हें डर लगता है कि भाई हम हिंदुत्व का झंडा लेके चल रहे हैं, तो दूसरे पक्ष भी अगर इस तरह हिंदुओं को रिझाने में लगेंगे तो उनका वोट शेयर कम हो जाएगा। अब हिंदुओं को समझना है कि ना उनकी चिंता है किसी को, ना किसी को धर्म की चिंता है। धर्म के नाम पे तो सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है जनता के लिए, क्योंकि अगर किसी ने सही मायनों में धर्म को या कृष्ण को भी समझा होता ना, तो इस तरह के स्टेटमेंट आते ही नहीं। उन्हें भगवत गीता अगर पढ़ी होती तो उन्हें पता होता कि कृष्ण कभी भी कुरुक्षेत्र में भी किसी निर्णायक मूड में नहीं रहे थे। वो तटस्थ हैं, वो योगेश्वर हैं। तो किस तरह से किसी यहाँ बैठे बैठे एक अदने से नेता को सपने में आदेश देंगे, वो भी किसी दूसरे नेता जी के नॉमिनेशन के लिए। तो क्या कृष्ण क्या स्तर इतना कम है? तो कृष्ण बहुत जी तटस्थ व्यक्ति हैं, वो मतलब व्यक्तित्व था। तो इस तरह जो कृष्ण को समझे ही नहीं वो कृष्ण का नाम गुनाने में लगे हैं। वैसे ही जो राम की कभी मर्यादाएं समझे नहीं, उनका वर्तन किसी ने अपने नेता में, भाजपा के किसी नेता में आपको राम का एक गुण भी नजर आता है क्या? उन्होंने जो मर्यादा, वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और नेता मर्यादाएं चूकते हैं अपने वर्तन में भी, अपने भाषा में भी। तो जनता को ये समझना है कि जो धर्म की दुहाई लेके अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो धर्म को सही मायनों में समझे ही नहीं, जीते ही नहीं, तो उन्हें धर्म का रक्षक क्यों समझा जाए? जी बिल्कुल। जनता यूपी की अब तय करेगी कि देश की राजनीति की दिशा क्या हो, और दिशा विकास की होनी चाहिए। और बात बिल्कुल सही है कि क्यों नहीं अब वो अपने 5 साल की उपलब्धियां गिना के विकास के अभी चुनाव लड़ रहे हैं। जी क्यों अभी भी मंदिरों पे ही राजनीति हो रही है? तो ये ही समझने वाली बात है और जनता को ही समझना पड़ेगा। और अभी जो जुमले आ रहे हैं वो तंज कसने वाली बात, तो उनकी अभी सीधी लड़ाई सपा से है
क्योंकि जी। जो पंचायतों की इलेक्शंस हुए थे उसमें काफी जगह पर सपा के समर्थक आए हैं, तो जो देखा था मिसमैनेजमेंट जनता उसको भूली नहीं है। और ऐसे ही वहां पर यूपी में ज्यादातर हिस्सा किसानों का है, और सब लोग अभी तमाशा देख रहे हैं कि हमारी तो कोई चर्चा ही नहीं है, हमारी समस्याओं की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन सीधा सीधा धर्म पे राजनीति हो रही है। तो जनता ना समझे इतनी भी मूर्ख नहीं है, लेकिन हाँ ये लोग किसी तरह से मूर्ख बनाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन जनता को इनके झांसे में नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दीपचंद जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर अमेठी की बात करें तो कहीं ना कहीं अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में ही उन्हें मंदिर की याद आती है। कांग्रेस के लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व को ठुकराते थे, नकारते थे, और जब चुनाव आते हैं तो वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, यानी कि घूमते हैं मंदिर में। जलपा जी, मैं भी मेरी बड़ी बहन जो इस बात से सहमत हूँ कि आज का जो चुनाव है वो विकास के नाम पर चुनाव नहीं हो रहे, वो सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश का। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अपनी विफलताओं की जब दाल बना के मोदी जी और योगी जी और भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता और बढ़ाएंगे तो उत्तर प्रदेश की सर जमीन से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, चाचा जान, अब्बा जान जैसे शब्दों का प्रयोग किए बिना भारतीय जनता पार्टी की कोई रैली संपन्न नहीं होती। तब मैं समझता हूँ कि ऐसे धार्मिक पाखंड और इनका भांडा फोड़ना जरूरी है। हम महंगाई के पर बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, हम भूखमरी पे बात कर रहे हैं, हम कीमत और महंगाई पे बात कर रहे हैं, हम किसानों के शोषण पे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीमाई का एक आंकड़ा कहता है कि 97% लोगों की आय बहुत कम हो चुकी है, और किसानों की आय 70%, 27 रुपए प्रति महीना हो चुकी है। और ग्लोबल हंगर की एक रिपोर्ट के अनुसार भूखमरी में तो हमारा देश इसे गुरु बनने की ओर जा रहा है। इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आज का जो चुनाव है वो हिंदू और हिंदुत्व पे हो रहा है। और उत्तर प्रदेश की जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अब आने वाला जो चुनाव है आप अपने विकास को वोट दे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा, चाहे बीएसपी। जिसने विकास करा आप उसको वोट करें। मैं तो एक स्पष्टवादी आदमी और स्पष्ट तरीके से मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने 3 दशक के अंदर, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा राजस्व उत्तर प्रदेश के अंदर आता था। लेकिन आज जब से बीएसपी, एसपी और भारतीय जनता पार्टी आई तो उत्तर प्रदेश राजस्व से पिछड़ता चला गया। और उत्तर प्रदेश की जनता, मैं आपको जलपा जी बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव का बन बना चुकी है। चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे आम आदमी हो, उन सबकी आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी परिवर्तन संकल्प के मजबूत विकल्प बन के उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पार्टी बन के जाएगी। और आने वाले चुनाव को हम कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम विजय हासिल करेंगे। जी, आपकी और यहाँ पर कालू जी आना चाहूंगी। यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि लखनऊ के दौरे में थे केजरीवाल, उन्होंने वहां पर काफी सारी बातें की। वहां पर उन्होंने ये भी कहा, विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए, कि 75 साल में इन पार्टियों ने जानबूझकर देश को गरीब और अशिक्षित बना रखा, ताकि उन्हें उनकी मतलब रैलियों में लोग जाते रहे, वो ये वादे करते रहे। जानबूझकर सरकारी स्कूलों को खराब रखा गया। अगर 5 साल में हमने दिल्ली में सरकारी स्कूल ठीक कर दिए तो उत्तर प्रदेश में क्या ठीक नहीं हो सकता? जी बिल्कुल सही बात है। आप 5 साल से शासन कर रहे हो और 5 साल के बाद आपको ये कहना पड़े कि मैं मथुरा से लड़ूंगा, हमारे मुख्यमंत्री मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, मथुरा में मंदिर बनना चाहिए, वाराणसी में मंदिर बनना चाहिए, अयोध्या में बन रहा है, ऐसी बातें अगर करनी पड़ रही है तो मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है देश के हित में। और यूपी की जनता का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज असली मुद्दा गायब है। भारतीय जनता पार्टी को अपना विकास का मुद्दा बताना चाहिए, लोगों को सभाओं में जो शिक्षा की क्रांति हुई उसकी बात करनी, लेकिन हुई नहीं है। आप देखो ना किसका विकास, यूपी में किस तरह का विकास हुआ ही नहीं है, तो बात किसकी करेंगे? वो वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए जो उसकी पुरानी टेक्निक है
कि हिंदू मुस्लिम की बात करे, हिंदुइज्म की बात करे, और कांग्रेस के पास भी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। वो भी उस चलती नाव में चढ़ गई है कि वो भी हिंदुत्व की बात करने लगे। लेकिन हकीकत क्या, आज केजरीवाल ने जो लखनऊ में बात की, बहुत सहमत हूं मैं उससे। सही में 5 साल में अगर दिल्ली के अंदर स्कूलें अच्छी हो जाती है, वहां के सरकारी स्कूल के जो स्टूडेंट है वो अच्छी नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन में अव्वल नंबर पर आते हैं, पासिंग रेशियो बहुत बढ़ जाता है, तो ये क्या संकेत है कि अगर सरकार 5 साल के अंदर चाहे तो बढ़िया से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके एजुकेशन का सिस्टम जीरो से लेकर अब तक सुधार सकती है। लेकिन किसने अब तक किया? कोई भी स्टेट में आप मुझे दाखिला बताओ वहां पे ऐसा सुधार हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मंशा नहीं है। अगर लोग शिक्षित हो गए, अगर लोग बोलने लगे, तो ऐसे नेताओं की सभाओं में जाकर भी लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई साहब आप मथुरा की बात कर रहे हो, लेकिन आप अपने चुनाव क्षेत्र की पहले बात करो। जो गांव आपने गोद में, जो सांसद जी है हरनाथ सिंह, उसे मैं पूछना चाहूंगा, बीजेपी ने एक पॉलिसी बनाई थी, हर एक सांसद एक गांव गोद में लेगा, उसका डेवलपमेंट वो खुद करेगा अपनी निगरानी में। उसका गांव का क्या हुआ? हरनाथ सिंह को ये बात नहीं बतानी चाहिए। हरनाथ सिंह को ये कहना चाहिए कि मैंने एक गांव गोद में लिया था, आओ देखो, तभी मीडिया को आमंत्रित करना चाहिए, मेरे गांव का डेवलपमेंट देखो, ये मैंने करके दिखाया। वो बात नहीं करेंगे, वो भगवान श्री कृष्ण की बात करेंगे, मथुरा की बात करेंगे। इससे लोगों का क्या भला होगा? मुझे भगवान श्री राम और श्री कृष्ण में अपूर्व आस्था और श्रद्धा है, तो मैं किसी के कहने से मेरी श्रद्धा कम नहीं हो जाएगी और किसी कहने से बढ़ नहीं जाएगी। मुझे श्रद्धा है, विश्वास है, तो मेरा ये तो रहेगा, आजीवन रहेगा। तो उसमें किसी नेता के मथुरा से लड़ने से कोई भला नहीं होने वाला। मेरा तब जाके भला होगा कि मेरे राज्य के अंदर जो गुनाह हो रहा है वो कम हो, मेरे राज्य के अंदर 80 कुछ बेटर तरीके की सरकारी स्कूलें बने, कॉलेजेस बने, एजुकेशन का लेवल सुधरे, मेरे राज्य के अंदर या मेरे जिले के अंदर बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड की सरकारी स्कूल बने। अगर ऐसा होता है तो जायज बात है। अदरवाइज भगवान श्री कृष्ण ने बुलाने से या सपने में आने से कुछ नहीं होने वाला। यूपी की जनता को भी डिसाइड करना चाहिए। कितने सालों से राजनीति हो रही है, कभी यादव मुस्लिम, कभी दलितों की राजनीति हो जाती है, कभी हिंदुत्व की राजनीति हो जाती है, और सब एक बार दूसरी बार शासन में आ गए। किसी ने हाथी का गार्डन बनवाया, किसी ने मंदिर की बात की, किसी ने खाली हिंदू मुस्लिम की बात की। लेकिन यूपी की असली जो जनता है वो आज भी दूसरे राज्यों में जा रही है रोजगार के लिए, क्योंकि यूपी के अंदर रोजगार नहीं है, ढेर सारे बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार अब तो बनने लगे, तो उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। योगी जी को ये बताना चाहिए कि हमारे यहाँ पिछले 5 साल के अंदर इतने युवाओं को हमने रोजगार दिया, नाम और पते के साथ बताना चाहिए कि इस गांव के अंदर हमारी योजनाओं के अंतर्गत इतने लोगों को रोजगारी मिली, ये बताना चाहिए। लेकिन 5 साल का शासन चला गया, कोई बात नहीं करता। कांग्रेस ने भी शासन किया, उसकी भी बात नहीं हो रही, सपा ने भी शासन किया, उसकी भी नहीं बात हो रही। वो तो नाकामयाब रहे थे, इसलिए भाजपा को लास्ट टाइम वोट मिला था। तो भाजपा की भी बारी है, उसको कुछ बताना चाहिए, जो विकास किया हो उसकी बात क्यों नहीं करे, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हकीकत में पूरे भारतवर्ष की जनता को अब समझना चाहिए, जो वोटर है उसको कैलकुलेटेड बनना बहुत जरूरी है, उसको असली मुद्दे पर वोटिंग करना चाहिए। असली मुद्दा यही है कि आप जमीनी लेवल पर जो नागरिकों है उसकी सुविधा में बढ़ोतरी कीजिए, उसकी सुविधा बढ़ाइए। आपको बिजली पानी मुफ्त मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूं आप जो भी टैक्स भरते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसके बदले में इतना तो आपका राइट है कि आपको अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा हेल्थ सिस्टम मिले, और बिजली पानी आपको मुफ्त में मिलना चाहिए। क्योंकि बिजली भी आज की तारीख में एक एसेंशियल कमोडिटी बन चुकी है कि आपको फ्री में मिलना ही चाहिए, बिजली के बिना कुछ नहीं होता। तो ये सारी जो चीजें है, सुविधा वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। और जो जिसने भी शासन अभी चल रहा है, बीजेपी का चल रहा है, पंजाब में कांग्रेस का चल रहा है, उस पार्टी को तो और मंदिर मस्जिद की कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। उसको एक ही फोकस करना चाहिए, भाई हमने 5 साल में भैया ये काम किए हैं, अगर हमारा काम आपको गले में उतर रहा है, आपको कहीं पर विकास दिखाई दे रहा है तो हमको वोट दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। केजरीवाल ने लास्ट इलेक्शन में वही किया, उसने बोला हमने 5 साल दिल्ली के अंदर शासन किया है भैया, अगर आपको लगता है कि एजुकेशन क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, हमने सही में बिजली फ्री कर दी है, हमने घर तक पानी फ्री में पहुंचाया है, हमने लोगों को महिलाओं को बस में फ्री में मुसाफरी कर दी है, अगर लगता है जो मैं बोल रहा हूं वो सब काम अगर 5 साल में हुआ है, आपका जीवन धोरण है और अप हुआ है, तो मुझे वोट दीजिए। अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट दीजिए, नहीं तो मुझे मत दीजिए। ऐसा पब्लिकली बोला है, अनेक बार बोला है जब दिल्ली का इलेक्शन था। तो आज योगी जी क्यों नहीं बोल रहे? योगी जी को ये बोलना चाहिए कि अगर मैंने काम किया है 5 साल में तो भैया मुझे मत दो, अदरवाइज मुझे घर पे बिठा दो। क्यों ऐसी बात हो रही है? और मुझे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेटमेंट लग रहा है
क्योंकि मायावती चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, प्रियंका गांधी भी मोस्टली नहीं लड़ेगी, अखिलेश यादव पहले से ही मना कर चुके हैं कि मैं भी नहीं लड़ूंगा। तो मुझे लगता है कि भाजपा की कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी है कि वो ऐसे मथुरा या अयोध्या या गोरखपुर का नाम लेके योगी जी चुनाव लड़ रहे ऐसा प्रतीत कराना चाहते हैं, ताकि जो मायावती और प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव चुनाव के लिए खुद अपनी सीट लड़ने के लिए तैयारी करें। वही मुझे इसमें स्ट्रेटेजी लग रही है। बाकी योगी जी मथुरा से लड़े, अयोध्या से लड़े या गोरखपुर से लड़े, क्या फर्क पड़ता है यूपी की जनता को? वो कहीं से भी नहीं लड़े थे विधानसभा का चुनाव, तो क्या फर्क पड़ गया? कौन सा डेवलपमेंट हो गया? कौन सा शिक्षा का स्तर बढ़ गया? कौन से अस्पताल नए बन गए? कोरोना काल में पूरा हेल्थ सिस्टम एक्सपोज हो गया है। यूपी की शिक्षा व्यवस्था हम सब जानते हैं। तो ये रोजगार का क्षेत्र है। यूपी की इतनी बड़ी मात्रा में लोग पलायन क्यों करते हैं यूपी से, अलग अलग स्टेट में जाके क्यों बसते? क्योंकि वहां पर सही में रोजगार की व्यवस्था नहीं है। पॉलिसी ऐसी बनाई गई है कि प्राइवेट कंपनियां भी दूर रहती है वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए। वहां पे इतने गुंडाराज चल रहा है कि कोई बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। भू माफिया आपने दूर कर दिए, आपने वो माफियागिरी बंद करवा दिया। आप बोलते जरूर है, 2-3 का आपने एग्जांपल दिया कि हमने बुलडोजर चला दिया, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर कितने गुंडे पैदा हो गए वो तो बताइए योगी जी, उसके पर तो आप बात कीजिए। पूरा गुंडाराज चल रहा है। उन्नाव का आप मामला देख लो, लखीमपुर का आप मामला देख लो, हाथरस की घटनाएं देख लो। ऐसी तो नेशनल मीडिया में आई हुई अनेक घटनाएं हैं, लेकिन जो घटना नेशनल मीडिया तक नहीं पहुंचती, ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जहां पे क्राइम रेशियो बहुत बड़ा है। तो सपा हो या भाजपा हो या कांग्रेस, जनहित की बात कोई नहीं करता, जनता के असली मुद्दों की बात नहीं करता। आज मैं वोट देने अगर जाऊंगा तो मेरे दिमाग में होगा कि मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे जिले में अच्छे रोड रास्ते हो, मैं जो टैक्स दे रहा हूं उसके बदले मुझे सुविधा मिले। कोई इसकी बात ही नहीं करता। हालांकि जिस पार्टी का भी शासन है उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए, रैली करके ही बोलना चाहिए कि अगर मैंने 5 साल में काम किया, हमारी पार्टी ने काम किया तो वोट दो, नहीं तो मत दो, बात खत्म। लोग डिसाइड करेंगे ना। आपको क्यों कृष्ण भगवान बीच में लाने की जरूरत है, श्री राम बीच में लाने की जरूरत है? ये तो आप वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हो। और लोगों को भी अभी बहुत कैलकुलेटेड होके वोटरों को समझना ही पड़ेगा कि ऐसे बात नहीं बनेगी। भैया हम अपना सोचे, हमारे लिए जो बेटर कर सकता है वो शिक्षित और युवा हो, जिसमें कुछ करने की, क्रांति करने की कुछ मंशा हो, ऐसे आदमी को आप चुन के भेजे और उसको अपना मुख्यमंत्री बनाए और ऐसी पार्टी को आप सत्ता में बिठाइए ताकि लोगों का कुछ भला हो। बाकी ऐसे हिंदुत्व से क्या होगा? हिंदू मैं भी हिंदू में आस्था रखता हूँ, भगवान में रखता हूँ, लेकिन खाली बातें करने से क्या होगा? जी प्रशांत जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब मुद्दा उठाई है तो भाजपा की ओर से तो कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था यहाँ पर काफी अच्छी हमने डेवलप कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तो ढूंढे आपको बाहुबली नहीं नजर आएंगे। क्या लगता है? वैसे भी आजकल यूपी में इत्र का विचित्र चरित्र चल रहा है। बहुत ही इत्र के जितने भी व्यापारी है उनके वहां जो हो रहा है, तो ये एक मतलब उनके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर है कि कोई गैर कानूनी काम। इससे पहले एक दिन को वो मैं नाम भूल रहा हूँ लेकिन उसको पकड़ा था अमित शाह ने। तो कल ट्विटर पे ABCD लिखा था, A फॉर आतंक, B फॉर भतीजा, C फॉर करप्शन, D फॉर दंगल। तो ये सब है। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि योगी जी की जो भी 5 साल की जो कार्यकाल है उसमें एक दो चीज अप्रिशिएट करता हूँ, जो हम जैसे हमारे यहाँ देखो वहां मार दो, देखो वहां गोली मार दो, वो वाली बात जो हम कर्फ्यू में सुना करते थे वो योगी जी ने कहीं शायद क्राइम पे किया। और कुछ क्राइम को लेकिन एनसीआरबी के कल की मेरे पास आंकड़े आए हुए हैं कि कोई ऐसा ड्रास्टिक या सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है कि जो 3500 4000 एनसीआरबी का आंकड़ा बोला कि इतने रेप हुए हैं, इतने क्राइम, इतने मर्डर हुए, वो नीचे नहीं आया है। तो आपने मतलब क्या मतलब सिर्फ एक्सपोज किया है, सिर्फ बातें की है? तो ग्राउंड लेवल पे जो बात दिखनी, वो शासन किसी का भी हो, मेरा वही मानना है। आप इतने के व्यापारी ऊपर इनकम टैक्स कराओ, आप कहीं और पे जाके धर्म की बात करो। 75 डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा स्टेट है। पूरे भारत की राजनीति को अगर घुमाने वाला स्टेट है तो यूपी। और दिल्ली में जाने के लिए हर वक्त वाया यूपी जाना पड़ता है, वो हम सब जानते हैं। तो यूपी ठीक है, एक समय था दिल्ली कैपिटल में गिनता ही नहीं था, मतलब यूपी कैपिटल बनना चाहिए था, ऐसी डिमांड थी। फिर भी यूपी में वो कैपिटलिज्म की जो खुशबू आनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। आप बताइए यूपी का ऐसा डिस्ट्रिक्ट, जैसे हम बोल रहे हैं कि गुजरात में अगर डेवलप 5 डिस्ट्रिक्ट बोलने हैं तो अहमदाबाद, बड़ौदा
सूरत राजकोट सिर्फ 5 ही 33 डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ, उसमें से सिर्फ 4 हम डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। उसी तरह यूपी के 4 अच्छे डिस्ट्रिक्ट के नाम आप बोलो, इसको आप बोले जा सके भाई वेल डेवलप्ड है, इसको हम नाम ले सके कि यहाँ पर कुछ काम हुआ है। तो आप कौन हो, मतलब आपने कुछ अलग तो किया नहीं है, आप में और इनमें फर्क क्या है? जिस तरीके से आप बोल बोल के मतलब भाषणबाजी कर करके जो आए हो, तो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा क्या किया है? ऐसी 5 चीजें गिना है वो लोग। शिक्षा, आरोग्य, ये तो गुड गवर्नेंस की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि हर एक जगह पर शिक्षा और आरोग्य की बात होनी चाहिए। हमने गंगा में बहती लाशें भी देखी, ठीक है, वो ज्योतिबेन ने भी बोला कि एक फिक्स चीज है जिसका समय हो चुका है, वो जाने वाला है। बट इस तरीके से ऑक्सीजन की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, आज जाके पता चला कि अगर गुजरात जैसे छोटे स्टेट में अगर हम इतनी शोर शराबा करते हैं कि हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, यूपी तो इतना बड़ा है जिसमें 80 सांसद है, 75 डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां की व्यवस्था की बात करें तो कहाँ होनी चाहिए और कहाँ है। और आज तक मैक्सिमम प्रधानमंत्री हमको यूपी से मिले हैं, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी हो, खुद नेहरू जी हो, खुद इंदिरा गांधी हो। तो मतलब वो क्या हुआ है, फिर भी यूपी और बिहार का हम एग्जाम्पल किस तरीके से देते हैं, क्राइम के हिसाब से देते हैं। जी क्या किया क्या है देश के बड़े बड़े नेताओं ने यूपी के लिए क्या किया? सिर्फ उसको क्राइम रिकॉर्ड में डाला है, सिर्फ उसको क्राइम के लिए एग्जाम्पल के तौर पे डाला गया है। ये सब चीजें अब मुझे लग रहा है आने वाली जनरेशन को पता चल चुका है, जो ऑलरेडी शिक्षित जनता है। पहले ठीक है हम समझते थे, उतना रेशियो नहीं था, उतना गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं था, एम्प्लॉय नहीं थे उतने। अभी प्राइवेटाइजेशन भी इतना बड़ा हुआ है, तो जनता को भी अभी पता चला है कि मुझे भारत में जन्म लेने के बाद भारत में जब मैं मरने वाला हूँ, तो ये मेरे ह्यूमन लाइफ साइकिल में मुझे क्या क्या फैसिलिटीज गवर्नेंस से चाहिए, और वो गवर्नेंस में आज की तारीख में हम कहाँ खड़े हैं 70 साल के बाद, वो बैलेंस और वो मेजरमेंट सबको आता है। इसीलिए अब की बार और आज की बार का कोई भी इलेक्शन वैल्यू पे लड़ा जाएगा, एथिक्स पे लड़ा जाएगा, विकास पे लड़ाया जाएगा, और मतलब मेजरमेंट पे हम आपसे मांगेंगे, हम आपसे हिसाब मांगेंगे कि आपने क्या किया। आपके 5 साल का हिसाब दो, 70 साल का हिसाब दो, आपकी सरकार के 60 साल का हिसाब दो। 2014 से प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, यूपी से ही थे, फॉर्चुनेटली वो यूपी से थे, 2 जगह से थे, फिर भी उन्होंने यूपी की तरफ प्रेम दिखाया। तो 7 साल में सिर्फ क्या आपने धार्मिक मुद्दों पे बात की है कि रियल में यूपी की डेवलपमेंट की भी बात की है? ये मेरे को कहीं कैच नजर नहीं आता है। मुद्दे वहीं के वहीं है, चीज वहीं की वहीं, वहीं की वहीं है, और बाकी से सिर्फ हिंदुत्व की होती है। अब्बा जान औरंगजेब से शुरू हुई ये चुनावी राजनीति, औरंगजेब से मोहम्मद अली जिन्ना तक आई, अली वर्सेस बजरंगबली पे आई, तो क्या मतलब अभी भी हमको वही बात सरासर, और वो सब रह जाता था तो अब मथुरा की हम बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ धर्म का दाव पेच लड़ा जा रहा है, कोई मुद्दे की बात नहीं हो रही है, नीति की बात नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। ज्योति जी आपकी ओर आना चाहूँगी। यहाँ पर मुद्दा ये भी है कि उत्तर प्रदेश की अगर हम चुनाव की बात करते हैं, ऐसे तो पहले 5 राज्यों में आएंगे, फिर आने वाले समय में ये साल के अंत में कहीं ना कहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव आएंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि स्थिति पहले के इलेक्शन की जैसी नहीं है। अभी कोरोना के केस में भी जिस तरीके से बढ़ोतरी दर्ज हुई है, चुनाव आयोग ने तो साफ कर दिया है कि सभी दल चाहते हैं कि चुनाव समय पर हो। ठीक है, कुछ दलों ने कहा है कि चुनावी रैलियों पर थोड़ा प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी यहाँ पर चुनाव प्रसार हो रहा है और जैसे जैसे समय नजदीक आएगा और एक बार चुनावी तारीख भी डिक्लेयर हो गई और उसके बाद शायद अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो लोग बेकाबू हो या ना हो, लेकिन पार्टियां तो हो जाएंगी। सही बात है आपकी, क्योंकि जैसे ही चुनाव आएंगे उन्माद सा शुरू हो जाता है, और यहीं पर चुनाव आयोग को रोल में आने की जरूरत है कि वो कम से कम रैलियों पर तो पाबंदी और रोड शो पर तो लगाए, क्योंकि ये भी ऑनलाइन हो सकता है, और कोई जरूरी थोड़ी है कि हर 5 साल की हर चुनाव में आपको रैली करने को मिले। अब जब इस तरह की अभी कोरोना की वस्तु परिस्थिति ऐसी है, तो अगर आप एक इलेक्शन सिर्फ बिना रैली किए, तमाशा किए, सिर्फ अपने बीते कामों पर करते हैं, तो क्या हर्ज है उसमें? अगर आपने सचमुच में काम किया है तो आपको वोट मिलेंगे, और नहीं किया है तो नहीं मिलेंगे। कम से कम इतना जो पैसों का बर्बादी होती है वो बच जाएगी।
लोगों के समय की बर्बादी बच जाएगी और नेता अपने के साथ साथ लाखों लोगों को इस संक्रमण के खतरे में डाल देते हैं, तो वो भी तो रोकना जरूरी है। तो यहाँ पर ही चुनाव आयोग को रोल में आने की जरूरत है। और अभी हम यूपी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी कि जैसे यूपी और बिहार दो राज्य ऐसे हैं जो प्राकृतिक संपदा उससे समृद्ध है। खेती ज्यादातर वहां से, खेती की उत्पन्न वहां से आती है, वहां से सांसद आते हैं और यूपी से अब तक बहुत सारे हमें प्रधानमंत्री मिले हैं और कांग्रेस का तो रायबरेली और अमेठी मत अधिकार क्षेत्र भी रहा है दशकों तक। फिर भी क्या वजह है कि ये दोनों स्टेट अभी तक प्रगति नहीं कर पाए? क्या किसी ने इसके मूल मुद्दों पे सोचने की कोशिश की है? क्योंकि देखिए सभी राज्यों में समय के साथ साथ प्रगति हुई है। यूपी और बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर निकलते हैं, वहां के लोग अर्थात बुद्धिमान हैं। फिर भी क्यों नहीं वहां पे उद्योग लग रहे हैं, क्यों नहीं रोजगारी जनरेट हो रही है, और क्यों सिर्फ नीचे से पिछड़ेपन में कौन सा नंबर है या आपराधिक क्राइम रेट के नंबर में ही उनका नाम लिया जाता है? यहाँ पर वहां की जो कल्चर है वो बदलने की बात है। यहाँ पे जो बाहुबली और लठ कल्चर चलता है कि भाई मारे उसकी भैंस, लाठी जिसकी भैंस, उस तरह का, तो वो मूलभूत घात करने की वहां जरूरत है तब तक। और ये बात बिल्कुल सही है कि नेता अपनी राजनीतिक अपेक्षाओं के चलते वहां की जनता को आगे नहीं आने दे रही, क्योंकि जैसे राजनीति में दिल्ली का रास्ता यूपी से जाएगा, तो यूपी अगर बहुत जागरूक हो गई तो दिल्ली का रास्ता हर पक्ष के लिए उतना ही चुनौती भरा हो जाएगा। जी बिल्कुल। और यही वजह है कि वो लोग आना नहीं चाहते हैं। और जैसे अभी मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी, डबल इंजन का सरकार की बात कर रहे थे। डबल इंजन मतलब राज्य में भी सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार। तो इस जुमले का अर्थ क्या लिया जाए? क्या ये जनता को लालच दिया जा रहा है, ये धमकी दी जा रही है? लालच इस तरह का, क्योंकि देखिए कोई प्रधान, मुझे इस बात से बहुत ऑब्जेक्शन हुआ था कि आप प्रधानमंत्री हो, पूरे राष्ट्र के आप पिता लेवल पर हो, तो आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं कि भाई हमारी ही सरकार रहेगी तो बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अन्यथा आपको नहीं मिलेंगे? जी बिल्कुल। तो ये गलत बात है। चुनाव आयोग को इस पे आपत्ति बिल उठानी चाहिए, इस तरह के निवेदनों पर, और विपक्षों को भी आपत्ति उठानी ही चाहिए कि इस तरह के निवेदन एक राष्ट्रीय कक्षा के, प्रधानमंत्री कक्षा के नेता नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, जिसका मतलब समझ में आ जाता है कि ये नहीं तो फिर आगे क्या। सही बात है आपकी। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा ये था कि मथुरा की तैयारी। अब मथुरा की तैयारी के पहले तो कहीं ना कहीं इशारा श्री कृष्ण जन्मभूमि के तरफ था, लेकिन मथुरा की तैयारी अब पहुंच चुकी है कि विधानसभा की वहां की जो सीट है वहां पर से कौन लड़ेगा। यहां तक कि बीजेपी के एक सदस्य ने तो मांग भी कर दी है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से ये चुनाव लड़े। उन्होंने ये तक कह दिया कि वहां तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरित किया है यह बोलने के लिए, यह मांग रखने के लिए। मुद्दा ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से लड़े या ना लड़े, उससे क्या फर्क होगा, या फिर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व नजर आ रहा है वहां पर जनसभा में, हम जितनी वहां पर जनता को एकजुट होते देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसीलिए तो मथुरा को नहीं चुना गया कि जिससे मथुरा की तैयारी मतलब लोगों को श्री कृष्ण भी दिखा दिए जाए और कहीं ना कहीं सेफ सीट भी मान ली जाए। आगे क्या? जहां तक दूसरी दलों की बात है, आम आदमी पार्टी जो कि पहले सपा के साथ गठबंधन करने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि वो शायद अकेले चुनाव में उतर सकती है। बसपा की बात करें तो बसपा कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही थी, एक अलग सी खामोशी, अलग सी चुप्पी नजर आ रही थी, लेकिन आखिरकार मायावती ने जो चुप्पी तोड़ दी, उन्होंने ये कहा, उन्हें आर्थिक स्थिति की बात करते हुए कहा कि वो रैलियां अभी नहीं कर सकती क्योंकि उनकी पूंजीपतियों वाली पार्टी नहीं है।
देखते हैं कि ये उनके शब्दों का भी क्या इफेक्ट रहता है, या फिर सही ना कहीं लोगों के पीछे न जाने की वजह से बसपा को और भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव जो है वो कहीं ना कहीं उन फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की कांटे की टक्कर बीजेपी के साथ होगी, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जब तक कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन अभी वो अकेले दम पर लड़ रही है। और प्रियंका गांधी 40% महिलाओं को टिकट देने की उन्होंने बात की है, लेकिन क्या ये मुद्दा काम हो पाएगा, या फिर वो कोई ऐसा महिला चेहरा उतार पाएगी कि यूपी के लोगों को शायद भरोसा बैठे कि अगर हम कांग्रेस को मत देंगे तो यही लोग हमारे सामने आकर हमारी जो समस्या है वो सुनेंगे या इसे हल करेंगे। यूपी की जनता किसे चुनेगी या नहीं वो तो चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन गंभीर ये है क्योंकि कोरोना फैल रहा है और जिस हिसाब से हम रैलियां देख रहे हैं, जिस हिसाब से हम वहां पर सभाएं देख रहे हैं, डर सिर्फ इतना है कि फिर से गंगा में लाशें बहने ना लगे। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।